हेलो एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट अनिल पाटीदार। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एक खास बात बताना चाहता हूं कि मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों के लिए सभी प्रकार के वीडियो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता है। आप चाहे तो हमारी वेबसाइट magnetbrains.com पर जा करके या फिर हमारे यूट्यूब चैनल पर जा करके इन सभी वीडियो का बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आनंद उठा सकते हैं। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या बात करने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 के अंतर्गत हमारा जो विषय है वह है इतिहास। और इतिहास में हम लोग शुरू कर रहे हैं आज चैप्टर नंबर 9। इसका परिचय हम लोग कर चुके हैं। हमने प्रीवियस पूरे एक चैप्टर में क्या क्या पढ़ा वो सब बात मैंने आपको बता दी। अब हम लोग आज बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 के बारे में, जिसका नाम है राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 से लेकर के 1947 यानी आज़ादी तक क्या हुआ। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। और दोस्तों, इत्मीनान रखिए, इसमें कांग्रेस के बारे में भी आपको पढ़ने का मौका मिलेगा और गांधी जी की गतिविधियां भी इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग। तो बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग यही है। 20वीं सदी में हम लोग प्रवेश करने वाला है इसमें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक, जिसका नाम है राष्ट्रवाद का उदय। राष्ट्रवाद एक भावना है जो देश को आज़ादी दिलाने के लिए शुरू हुई थी। तो देखते हैं राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है, या यूं कहूं तो देश का मतलब क्या होता है। राष्ट्रवाद के उदय में सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि यह देश है क्या और किसके लिए है। हमारा जो देश है ना भारत, ये देश क्या है। अच्छा, पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि जब अंग्रेज इस देश में नहीं आए तो उससे पहले भारत देश के रूप में ऐसा टूटा हुआ था अलग अलग रियासतों राजा महाराजाओं में। जब अंग्रेज आ गए तो कहीं ना कहीं एक देश तो बना, और एक देश एक भारत देश बनने वाला था। तो देश एक्चुअल में क्या, ये भावना जागृत हुई। तो देश का मतलब है देश के लोगों से। यह देश हमारा घर है, किसी विदेशियों का नहीं। तो देश का मतलब होता है, भारत का मतलब क्या है, तो भारत का मतलब है कि यहाँ की जनता, भारत यहाँ के रहने वाले किसी भी वर्ग, रंग, जाति, पंथ, भाषा या फिर जेंडर वाले तमाम लोगों का घर है। तो यह भारत यहाँ की जनता का घर है, जहाँ पर किसी भी प्रकार के रंग को लेकर, लिंग को लेकर, भाषा को लेकर, जेंडर को लेकर कोई असमानता नहीं है। सभी लोगों का, तमाम लोगों का घर है। अंग्रेज भारत के संसाधनों व यहाँ के लोगों की जिंदगी पर कब्जा जमाए हुए हैं। हमें राष्ट्रवाद की उदय के जो विचार थे ना, राष्ट्रवाद के विचार बोल रहे हैं ये कि भाई अंग्रेजों ने हमारे संसाधनों पर कब्जा कर लिया है। कब तक अंग्रेजों के अत्याचार को सहते रहेंगे, इनको यहाँ से निकालना है। तो हमें एक चेतना विकसित करनी पड़ेगी, और वही चेतना क्या कहलाएगी, राष्ट्रवाद कहलाएगी। ये भारत हमारा तब तक नहीं हो सकता जब तक कि अंग्रेजों के नियंत्रण से इसे हम वापस ना ले लें। ये था राष्ट्रवाद। तो राष्ट्रवाद ये था कि जब तक यह नियंत्रण खत्म नहीं हो जाता, किसका नियंत्रण, ये अंग्रेजी सत्ता का, अंग्रेजी शासन का नियंत्रण जब तक खत्म नहीं हो जाता, भारत यहाँ के लोगों का यानी भारतीयों का नहीं हो सकता। अब ये बात क्यों बोल रहे पूर्ण नियंत्रण खत्म होने की। दोस्तों, 1857 की क्रांति से भी पहले, 100 साल पहले ही अंग्रेजों ने भारत पे कब्जा कर लिया था। प्लासी के युद्ध से अंग्रेजी सत्ता की शुरुआत होती है, लेकिन उस समय कब्जा था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। 1857 की क्रांति का परिणाम हुआ कि अंग्रेजों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से निकाल दिया। अब भारत की सत्ता हाथ में ले ली ब्रिटिश क्राउन ने, यानी ब्रिटिश साम्राज्य ने अपने हाथों में ले ली। हमको लगा कि शायद अब वो चला गया, जो अत्याचारी था वो तो चले गए, अब शायद सुशासन की शुरुआत होगी। लेकिन राष्ट्रवाद का उदय इसी बात के लिए तो हुआ था कि अंग्रेज अभी गए नहीं है, इन्होंने अभी भी कब्जा करके रखा हुआ है, यानी हमारे सुप्रीम अभी भी अंग्रेज है। ये भारत इस देश के लोगों का, भारतीयों का तब तक नहीं हो सकता जब तक कि अंग्रेजों का नियंत्रण पूरी तरह से समाप्त ना हो जाए। ये अंग्रेज हमारे संसाधनों पर कब्जा जमाए हुए हैं, हमारी ज़िंदगी पर इन्होंने क्या कर दिया है, इन्होंने कब्जा कर लिया है। हमारी ज़िंदगी इनकी मोहताज हो चुकी है। तो अगर इनको हटाना है तो हमें एक तो होना पड़ेगा। इसीलिए देश में राष्ट्रवाद की चेतना और संगठन स्टार्ट होने लगा। ये राष्ट्रवाद की चेतना आखिरकार कब से देखने को मिलती है। देखिए, राष्ट्रीय आंदोलन हो या राष्ट्रवाद की चेतना, ये एकदम से किसी फिक्स डेट से नहीं होती है।
धीरे धीरे इसकी प्रोसेस होना शुरू हुई होगी। तो ऐसा माना जाता है कि यह चेतना 1850 के बाद राजनीतिक संगठनों में दिखाई देने लगी थी। 1850 के बाद भारत में जितने भी इंडियन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बने, जो भारतीय लोगों ने बनाना शुरू किए, उनमें यह भावना हमेशा देखने को मिलती है कि वो राष्ट्रवाद की, देश प्रेम की बात करते हैं। वो भारत को एक स्वतंत्र देश के रूप में देखना चाहते थे। बार बार इसी चीज़ को बात कर रहे थे कि हमें अंग्रेजों से आज़ादी चाहिए, हमें अंग्रेजों रिफॉर्म चाहिए, कुछ न कुछ तो बात करते ही थे वो राष्ट्रवाद को लेकर के। जबकि 1870 से 1880 के दशक में तो चेतना और भी गहरी हो गई, क्योंकि 1870 से 1880 के बीच में कई सारे ऑर्गेनाइजेशन बने। जैसे 1885 में आखिरी ऑर्गेनाइजेशन जो सबसे प्रमुख ऑर्गेनाइजेशन में से एक रहा था, वो था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन बने तो ये गहरा हो गया है आंदोलन। संगठनों की बागडोर जिन लोगों ने संभाल के रखी थी वो कोई ऐसे वैसे लोग नहीं थे, वो सारे पढ़े लिखे जागरूक लोग थे जिन्होंने अंग्रेजी शिक्षा हासिल करके, अंग्रेजों का ज्ञान हासिल करके अंग्रेजों को समझने का प्रयास किया था। वो लोग थे वकालत करने वाले वकील, वो लोग थे अंग्रेजी शिक्षित पेशेवर। तो संगठनों की बागडोर वकील आदि अंग्रेजी शिक्षित पेशेवर के हाथ में चली गई थी, क्योंकि उस समय सबसे ज़्यादा पेशे का जो चलन था वो था वकील पेशे का चलन जो है वो एकाएक बढ़ गया था, क्योंकि हमें अंग्रेजों के कानून से निपटना था। क्योंकि अब हमने समझ लिया कि अंग्रेजों के सामने ऐसे हाथ फैलाएंगे तो ये कुछ नहीं करेंगे, ये ऐसा कुछ हमारे लिए कुछ खास करने वाला नहीं है, हमें हमारे देश के लोगों को अत्याचार से बचाना है। तो इनके कानून को ज़रा समझ लेते हैं और इन्हीं के कानून के हथकंडे और रूल्स एंड रेगुलेशन इन्हीं के ऊपर लागू करेंगे। क्योंकि अंग्रेज कैसे भी हो लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशन को पूरा फॉलो करते थे, क्योंकि वहाँ की न्यायपालिका जो होती थी वो उस समय भी काफ़ी पावरफुल होती थी। तो राष्ट्रवाद की चेतना और संगठन की बात करें तो कुछ राष्ट्रवादी संगठनों की शुरुआत होने लगी भारत में। सबसे पहले जो नाम सामने आता है वो आता है पूना सार्वजनिक सभा का। पूना सार्वजनिक सभा सन 1870 में आई थी। महादेव गोविंद रानाडे का नाम अगर आपने सुना है तो, महादेव गोविंद रानाडे, MG रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे, ये इन साहब ने, महादेव गोविंद रानाडे इन साहब ने इसकी शुरुआत की थी। तो महादेव गोविंद रानाडे साहब ने इसका गठन किया था। इनके साथ और भी व्यक्ति थे। सार्वजनिक पूना सार्वजनिक सभा के बारे में तो हम लोग और भी पढ़ेंगे। ये एक सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप था, यानी सामाजिक आर्थिक सभा थी। इसके बाद एक और 1876 में इंडियन एसोसिएशन नाम की संस्था को बनाया गया, जिसका विचार भी कहीं न कहीं राष्ट्रवाद की प्रेरणा था, राष्ट्रवाद की ओर था। मद्रास महाजन सभा 1884 में बनाई गई थी। मद्रास में महाजनों की एक सभा का गठन किया गया था। इन्होंने अपने, ये देखिए महाजनों को भी बड़े परेशानी थी, अंग्रेजों का जो टैक्सेशन था ना वो बहुत खतरनाक था। तो 1884 में भी मद्रास में महाजन सभा का गठन किया गया। बॉम्बे प्रेसिडेंसी बोल लो या रेजिडेंसी एसोसिएशन बोल लो, बॉम्बे रेसिडेंसी एसोसिएशन या प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 में बनाया गया था। उसी 1885 के दौरान भारत में 72 लोगों ने मिलकर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया था। दोस्तों, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वही है जिसके प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने थे। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वही है जिनके अभी तक के अंतिम प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह बने थे। अब आप समझ गए होंगे कि मैं किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। ये भारत की सबसे पुरानी पार्टी ही है, पॉलिटिकल पार्टी में सबसे पुरानी पार्टी है। तो इन्होंने देश की सत्ता को हासिल किया और अंग्रेजों के जाने के बाद देश को संभालने वाले यही लोग थे। पूना सार्वजनिक सभा एक्चुअल में क्या था, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि पूना सार्वजनिक सभा का जो गठन किया गया था वो किस मोटिव से किया गया था। सार्वजनिक का मतलब क्या था, इसका नाम है ना सार्वजनिक सभा। सार्वजनिक का मतलब होता है सबके लिए। तो सार्वजनिक का मतलब होता है सब लोगों का या सबके लिए है। मतलब पूना सार्वजनिक सभा का जो उद्देश्य था वो केवल कुछ लोगों के लिए नहीं था, ये सभी भारतीय लोगों की बात करते थे। और पूना सार्वजनिक सभा बोलती थी कि हमें संप्रभुता चाहिए। संप्रभुता का मतलब क्या होता है, उन्होंने बोला कि भारत के लोग संप्रभु होने चाहिए, हम किसी के गुलाम थोड़ी ना हैं, अंग्रेज राज करे लेकिन हमें संप्रभुता चाहिए। और संप्रभुता का मतलब होता है स्वयं के प्रभु, मतलब हम हमारे निर्णय खुद ले सके, किसी और के कहने पर या दबाव पर या मजबूरी में आकर के हम निर्णय नहीं ले सकते। हम खुद निर्णय ले तो हम स्वतंत्र हैं और हम लोग क्या होंगे, स्वयं प्रभु होंगे।
वे अपने लक्ष्य को भारत के सभी लोगों का लक्ष्य बताते थे। वो बोलते थे कि हमारा जो लक्ष्य है ना, वो केवल हमारा नहीं है, ये सार्वजनिक लक्ष्य है, मतलब सभी लोगों का लक्ष्य है और सभी लोग में सारी जनता भारत की आती है इसमें। वे इस सोच के साथ काम कर रहे थे कि लोग संप्रभु हो जाएं। संप्रभु का मतलब वही है कि यू आर फ्री टू टेक योर ओन डिसीजन। जब आप अपने खुद के डिसीजन लेने के लिए फ्री रहें, आपके ऊपर रोकने वाला, टोकने वाला, दबाव डालने वाला कोई भी ना हो, तब आप अपना निर्णय स्वयं ले सकते हैं। तो इसी को बोलते हैं संप्रभु। वो बोलते थे कि भाई सभी लोग संप्रभु हो। संप्रभुता एक आधुनिक विचार है। आज की तारीख में जब दुनिया में सारे देश लगातार आज़ाद हो रहे हैं, तो आज की तारीख में ये संप्रभुता एक आधुनिक विचार है और राष्ट्रवाद का बुनियादी तत्व भी होता है। तो राष्ट्रवाद अगर देश में लाना है तो संप्रभुता को लाना पड़ेगा। प्रभुता की मांग करेंगे। पूना सार्वजनिक सभा ने संप्रभुता की ही मांग की थी। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता को अपने मामलों के बारे में फैसले लेने के लिए खुद को आज़ाद रहना चाहिए, वो किसी का गुलाम नहीं रहेगा। अब देखिए, पूना महासभा हुआ, पूना सार्वजनिक सभा हुआ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ऐसे बहुत सारी अलग अलग सभाएं चली होगी, तो अंग्रेजों को बड़ा परेशानी तो होगी। इस राष्ट्रवाद को दबाने के लिए अंग्रेजों ने भी कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने, ब्रिटिश सरकार ने बहुत सारी पाबंदियां लगाना शुरू की थी। ये लोग केवल ये नहीं कि संगठन बना करके काम कर रहे थे, ये लोग संगठन बनाया तो था, साथ ही साथ न्यूज़पेपरों के इन्होंने नए नए न्यूज़पेपर भी निकाले थे। नए नए न्यूज़पेपर निकाल के पेपरबाजी होती थी, अंग्रेजों के खिलाफ लिखा जा रहा था। अब अंग्रेजों को पढ़ाने के लिए नहीं, भारतीयों को जागरूक करने के लिए पत्र लिखे जा रहे थे और अखबार लिखे जा रहे थे। हमको लगा था कि अंग्रेज कहाँ पढ़ेंगे, लेकिन अंग्रेजों के कुछ मुखबिर थे जो उनको बताते थे कि देखो आज के पेपर में आपके बारे में क्या लिखा है। तो जब आप अंग्रेजों की आलोचना करोगे तो वो बैन तो लगाएंगे। अंग्रेजों ने कुछ हद तक ऐसे बैन लगाना शुरू किए। तो ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाई गई पाबंदियां किसके खिलाफ? जब राष्ट्रवाद का उदय हो रहा था तो उन्होंने सोचा कि ये राष्ट्रवाद कहीं दूसरा 1857 की क्रांति ना बन जाए, इसलिए राष्ट्रवाद को यहीं दबा दिया जाए, ये आग यहीं बुझा दिया जाए। ये एक माचिस की तीली है जो एक अग्नि का रूप न ले ले, उससे पहले इसको बुझा दिया जाए। तो उन्होंने क्या किया, 1878 में एक एक्ट पारित किया जिसका नाम था आर्म एक्ट। आर्म एक्ट अंग्रेजों ने 1878 में पारित किया था, जिसके जरिए भारतीयों द्वारा अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया। अब भारतीय व्यक्ति अपने पास हथियार नहीं रख सकता। इससे पहले भारतीय लोग हथियार रखते थे, लेकिन अब उनने आर्म एक्ट बना दिया कि आर्म एक्ट के लिए केवल और केवल यूरोपीय लोग और भारतीय सैनिकों के अलावा दूसरे भारतीयों को आर्म नहीं रखने दिया जाएगा। तो भारतीयों के पास हथियार नहीं रखने का एक आदेश दे दिया गया, बैन लगा दिया उस चीज़ पर। उसी साल की बात है, साल 1878 में ही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी पारित किया गया। वर्नाकुलर शब्द का मतलब मैंने आपको बताया था, आपने मेरा लेक्चर जरूर देखा होगा, क्योंकि उसी लेक्चर में हमने इसकी बात की थी। मैंने बताया था कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या है या वर्नाकुलर एक्ट क्या होता है। वर्नाकुलर का मतलब होता है वे सभी भाषाएं जो अंग्रेजी भाषाओं के अलावा भारत में चलती थी। भारत में अंग्रेजी भाषा के अलावा जितनी भी लोकल लैंग्वेजेस होती थी, उन सभी लैंग्वेजेस को वर्नाकुलर भाषा कहा जाता था। तो अगर उन भाषाओं में कोई भी पत्र पत्रिकाएं छपती, चाहे हिंदी हो, चाहे तमिल हो, तेलुगु, कोई भी भाषा, उर्दू हो, इन पंजाबी हो, इन दूसरी भाषा में अगर कोई पत्र पत्रिकाएं छपती तो उन पर बैन लगाने के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया। ये बोला गया कि जिससे सरकार की आलोचना करने वालों को चुप कराया गया। मतलब अगर किसी दूसरी भाषा के पेपर में, अंग्रेजी में करोगे तो अंग्रेज पढ़ ही लेते थे, लेकिन दूसरी भाषा के पेपर में अगर कोई व्यक्ति अंग्रेजों की आलोचना करता या आपत्तिजनक शब्द लिखता तो सरकार प्रिंटिंग प्रेस की सारी संपत्ति जब्त कर लेती। इस कानून में प्रावधान था कि अगर किसी अखबार में कोई आपत्तिजनक चीज छपती है, कोई भी आपत्तिजनक चीज छपती है, तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित, प्रिंटिंग प्रेस तो जब्त करेगी, उसके साथ साथ उसकी सारी संपत्ति जब्त कर सकती थी। क्या आज की तारीख में, आप खुद ही बताइए ना, आज की तारीख में ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। क्या आज की सरकार ऐसा कोई नियम ला सकते कि जो प्रेस, जो मीडिया, ये आज तक जो भी चलते हैं ना चैनल, न्यूज़ चैनल वगैरह जितने भी आज जो चलते हैं, वो सारे के सारे अगर न्यूज़ चैनल सरकार के खिलाफ बोलने लग जाए, आपत्तिजनक बातें दिखाने लग जाए, तो क्या सरकार इनकी संपत्ति जब्त कर लेगी? देखिए, मीडिया का जो अधिकार है ना, वो उनका फंडामेंटल राइट्स है कुल मिला करके।
प्रेस का अधिकार जो है वो आर्टिकल 19 में लिखा भी है। इसका मतलब तो साफ है कि उन पर आप बैन नहीं लगा सकते, लेकिन अंग्रेज तो लगा सकते थे ना। उस समय कहाँ के फंडामेंटल राइट्स थे, और वो तो प्रभु थे भाई पूरे देश के। तो उन्होंने ये कानून बना दिया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की दूसरी भाषाओं में अगर आप अंग्रेजों के खिलाफ आपत्तिजनक वर्ड लिखते हैं तो वो प्रेस तो जब्त तो होगी, साथ में पूरी संपत्ति जब्त कर लेंगे। तो पूरी संपत्ति को जब्त करने का प्रावधान किया गया। 1883 में सरकार ने एक और दूसरा बिल लाया जिसका नाम था इल्बर्ट बिल, लागू करने का प्रयास किया 1883 में। अब ये बिल बहुत अच्छा था, लेकिन बिल को वापस ले लिया तो हंगामा हो गया। बिल को लागू कर दिया तो हंगामा, वापस ले लिया तो हंगामा। ये बिल बहुत अच्छा था। इल्बर्ट बिल में क्या था, देखिए इल्बर्ट बिल क्या बोलता था। इस बिल को लेकर काफी हंगामा इसलिए हुआ क्योंकि इस विधेयक में प्रावधान था कि अब भारतीय न्यायाधीश भी ब्रिटिश और यूरोपीय व्यक्तियों के मुकदमे चला सकते हैं। मतलब पहले क्या होता था कि ब्रिटिश न्यायाधीश ही ब्रिटिश और यूरोपियन लोगों पर मुकदमे चला सकता था, लेकिन इल्बर्ट विधेयक में लाया गया था कि भारतीय जज अगर है कोई, उसको भी अधिकार दे दिया कि ब्रिटिश व्यक्ति या यूरोपियन व्यक्ति के ऊपर वो केस चला सकता है। लेकिन ब्रिटेन के कुछ लोगों के विरोध की वजह से उनने वापस, सरकार ने विधेयक जो है वापस ले लिया। जब वापस ले लिया तो हमने बोला एक तो काम अच्छा कर रहे थे, वो भी आपस ने वापस ले लिया, तो भारतीयों ने इस बात का काफ़ी विरोध किया, इसलिए हंगामा हो गया। अब आप समझ में आ गया होगा इल्बर्ट विधेयक कितना अच्छा होगा। ठीक था, थोड़ा थोड़ा ठीक था, लेकिन हमने विरोध किया और उनने हटा लिया तो हमने विरोध किया कि भाई आपने क्यों हटा लिया, ये तो सही था, अच्छा काम करने जा रहे थे, लेकिन फिर से अचानक से पता नहीं क्या हो गया। राष्ट्रवाद के इस उदय में हम लोग पढ़ते हैं कांग्रेस के बारे में। कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक ऐसी पार्टी थी, एक ऐसा संगठन था जिसे बनाया अंग्रेजों ने ही था। अंग्रेज के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था A.O. ह्यूम। इसका नाम याद रखना आप, A.O. ह्यूम, एक अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम था A.O. ह्यूम। इस A.O. ह्यूम साहब ने एक पार्टी बनाई थी, एक संगठन बनाया था जिसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसे सेफ्टी वॉल्व के नाम से जानते थे। अंग्रेजों ने सोचा कि भाई ये लोग, भारत के लोग राष्ट्रवादी आंदोलन चला रहे, शांत नहीं हो रहे, तो हमारे और जनता के बीच में एक तो होना चाहिए तड़ित चालक के रूप में जो उनको न्यूट्रलाइज कर दे, जो उनको शांत कर दे। तो उनने एक संगठन तैयार कर दिया, एक दीवार खड़ी कर ली कांग्रेस की। लेकिन उनको क्या पता था कि एक दिन यही तड़ित चालक उनको करंट मारेगा, और वही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आगे जाकर के अंग्रेजों का ही विरोध करने लगे। और उनकी जो, उनने सोचा कुछ और था, लेकिन बना वो एक राष्ट्रीय आंदोलन चलाने वाला संगठन। इसलिए कहा जाता है कि 1885 में देश भर के 72 लोगों ने मिलकर बम्बई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का फैसला लिया, जिसके संस्थापक A.O. ह्यूम कहे जाते हैं। ध्यान रखना, पहले अध्यक्ष तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। उसके अलावा इस संगठन के जो प्रारंभिक नेता थे उसमें कौन कौन थे? दादा भाई नौरोजी, है ना, द ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाते थे दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी, W.C. बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रमेश चंद्र दत्त, S. सुब्रमण्यम अय्यर। और ये जो नौरोजी साहब थे ना, दादा भाई नौरोजी, ये एक व्यवसायी व्यक्ति भी थे, व्यवसायिक भी थे, एक बिजनेसमैन थे और प्रचारक भी थे। इवन ये ब्रिटेन की संसद में कुछ समय के लिए सदस्य भी रहे। तो ब्रिटेन में, लंदन में रहते थे और ब्रिटेन में कुछ समय तक संसद भी रहे। काफ़ी पढ़े लिखे अमीर व्यक्ति थे, लेकिन भारत के लिए आए और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में इन्होंने भरपूर साथ दिया और एक बहुत ही अच्छा संगठन हम लोगों ने बनाया जिसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इस प्रकार आज के इस लेक्चर में हमने पढ़ा कि किस प्रकार से भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। अभी हमारी लड़ाई जारी है, जब तक आज़ादी नहीं मिलती तब तक ये लड़ाई चलती रहेगी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो सीक्वेंस में नहीं मिल रहे यूट्यूब पे तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको एक दूसरा विकल्प यूज कर सकते हैं जिसका नाम है magnetbrains.com। आप जा सकते हैं हमारी वेबसाइट पर, जहां पर आपको मिलेगा इंडिया नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। अब आप यहां पर कर सकते हैं अपने टॉप कोर्सेज को एक्सप्लोर, जहां पर आपको मिलेगा CBSE हिंदी मीडियम का ऑप्शन। अब आप CBSE हिंदी मीडियम के ऑप्शन में क्या कर सकते हैं, क्लास 7 to 12 में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर क्लास 8 को क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही कक्षा 8वीं को क्लिक करेंगे, आपके सामने आ जाएंगे आपकी कक्षा 8वीं के सारे टीचर। अब आपको जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है उस विषय के नीचे आपको मिलेगा वॉच नो,
देखिए उस विषय के नीचे क्या मिल जाएगा, सबके लिए नीचे लिखा हुआ वॉच नाउ। अब आपको जो भी विषय पढ़ना है आप पढ़ सकते हैं। जैसे मान लो मुझे इतिहास ही पढ़ना है तो मैंने इतिहास पे क्लिक किया, जैसे इतिहास पे क्लिक किया, इतिहास के बारे में यहाँ पर देखो, यहाँ पर सारा डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। ये सारे नीचे चैप्टर लिखे हुए हैं। चैप्टर नंबर 1 कैसे, कब और कहाँ, एक के बाद एक सारे चैप्टर आपको मिल जाएंगे। और ऐसे ही जैसे आप चैप्टर पर क्लिक करेंगे आपका वीडियो हो जाएगा शुरू और आप इस प्रकार अपने वीडियो देख सकते हैं, नोट्स भी बनाएं और अपनी कक्षा में टॉप भी करें और आपका ये चैप्टर नंबर 1 आपके सामने आ जाएगा। ऐसे ऐसे करके सारे वीडियो देख लीजिए। अब आपकी जो दुविधा आपको यूट्यूब में हो रही थी वो यहाँ पर नहीं होगी। दोस्तों मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों के लिए लेकर के आया है 100% मुख्य शिक्षा, जो क्लास 7 से क्लास 12 तक के सभी विद्यार्थियों के लिए हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में दी जाती है। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं तो कृपया आप कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताएं और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।